हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो भाई राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिज्म इन जस्ट 10 मिनट्स। ये चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 फिजिक्स का आज आपको फॉर्मुला शीट के साथ सिर्फ 10 मिनट के अंदर रिवाइज कराया जाएगा, ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर आप लोग फटाफट से रिवीजन करके जा सको और अपने एग्जाम को फोड़ सको। तो भाई बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और बढ़िया तरीके से आपके साथ डिस्कस करते हैं। जो ये हमारा मैग्नेटिज्म का फॉर्मुला शीट है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसका। ठीक है, अब पहली बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट जो होते हैं वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकल जैसे मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते हैं। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, अपने आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में घूम जाते हैं। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, लाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते, नॉर्थ और साउथ पोल अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और मैग्नेटिक इंडक्शन, जब भी एक मटेरियल को मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो वो उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की बात करूं, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM1 QM2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो QM1 और QM2 ये पोल स्ट्रेंथ होंगे, और ये जो म्यू नॉट है दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की परमेबिलिटी रहने वाली है। मैग्नेटिक डायपोल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। डायपोल होता क्या, डायपोल का बेसिकली मतलब है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स, मतलब इक्वल एंड अपोजिट पोल्स मतलब उनकी पोल स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए। The arrangement of two equal and opposite poles separated by small distance is called magnetic dipole. Magnetic dipole moment is equal to, और ये जो dipole moment है ये किसके बराबर होती है? It is equal to the product of pole strength and the distance between two poles. Product of pole strength and distance between two poles। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां तक होती है? साउथ से लेकर नॉर्थ पोल तक। The direction of dipole moment is from south pole to नॉर्थ पोल। अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करता हूं। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, इट इज द पाथ टेंजेंट टू व्हिच at any point gives the direction of magnetic field. The magnetic line of force may be defined as the curve the tangent to which at any point gives the direction of magnetic field. और बेसिकली इट इज द पाथ ऑफ यूनिट नॉर्थ पोल। एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल को जहां रखोगे वो जो उसका पाथ होगा उसको क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व बनाती है। आउटसाइड द मैग्नेट ये जाती है साउथ से लेकर नॉर्थ तक, और इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ रहने वाली है। कभी क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि जहां पे क्रॉस करेंगे वहां पे दो डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। और जब ये मैग्नेट से शुरू होती है या मैग्नेट पे खत्म होती है तो परपेंडिकुलर ही शुरू करती है और परपेंडिकुलर ही खत्म करती है। और लेंथ वाइज आके ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, साइड में जाके एक्सपैंड होती है। द लाइन ऑफ फोर्स हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपैंड साइड वाइज। साइड में जाके क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है तो साइड में एक्सपैंड होंगी, और लेंथ वाइज अलोंग द लेंथ आके क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है तो वहां पे कंप्रेस होंगी। द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, मतलब जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। मतलब रिलेटिव क्लोजनेस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल्स। अब मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। एक्सियल का मतलब इसकी अपनी एक्सिस पे, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। शॉर्ट डायपोल की बात करता हूं जहां पे r बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू l, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। आपको बेसिकली ये रिजल्ट याद रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। यहां पे 2m आता है, इक्वेटोरियल पॉइंट कहां पे होता है? इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे। यहां पे 2m था तो इधर सिर्फ क्या आएगा? m आएगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है? साउथ से लेकर नॉर्थ तक। इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ से लेकर नॉर्थ तक है। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेम डायरेक्शन में होगी, लेकिन अगर इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ से लेकर नॉर्थ तक है, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। Now torque on a magnetic dipole in a magnetic field, torque का फॉर्मूला mb sin theta, और you can say that m क्रॉस b। स्पेशल केसेस क्या आते हैं? अगर मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में डायपोल को रखा गया तो टॉर्क होगा 0 और मिनिमम होगा। अगर परपेंडिकुलर रखा गया तो टॉर्क होगा मैक्सिमम, और वो किसके बराबर होगा? mb। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, सीधा सा फॉर्मूला है, अगर दो एंगल दे रखे हैं तो mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अगर एक एंगल दिया हुआ तो माइनस mb cos थीटा। स्पेशल केसेस अगर थीटा 0 आ जाता है तो एनर्जी माइनस mb, u किसके बराबर होगा? माइनस mb, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे जाके जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 आती है तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। अगर थीटा की वैल्यू 180 आती है तो एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। इसके बाद करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। जो एक हमारा करंट लूप होता है एक डायपोल की तरह बिहेव करता है, उसकी डायपोल मूवमेंट क्या होती है? Ia, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो Ni है।
और इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे पता चलेगी, राइट हैंड थंब रूल से। द डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। फिर आता है बार मैग्नेट एज अ इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। अब यार बार मैग्नेट एक सोलेनॉइड की तरह कैसे बिहेव करता है, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड सस्पेंडेड फ्रीली। क्या क्या उनकी सिमिलरिटीज है, जब मैग्नेट और सोलेनॉइड दोनों को सस्पेंड करते हैं ना तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में अपने आप घूम जाते हैं। दूसरी सिमिलरिटी क्या है, जब इसके पास मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट के पास भी अट्रैक्ट होता है और सोलेनॉइड के पास भी अट्रैक्ट होता है। तीसरी सिमिलरिटी क्या है, इनका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी इस तरीके से यहां से बाहर निकलेगा, अंदर आते हुए फिर क्लोज लूप बना रहा है। ऐसे हमारे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी सेम होता है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न भी सेम होता है। और फिर उसके बाद दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, अगर मान लो मैंने सोलेनॉइड की एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है या बार मैग्नेट की एक्सेस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, दोनों का डिपेंडेंस आर क्यूब पे हो रहा है। अगर दोनों आर क्यूब पे डिपेंड कर रहे हैं, दैट बेसिकली मींस उनकी ये सिमिलरिटी है, दोनों एक ही पावर पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर 3-4 सिमिलरिटीज हैं। दोनों मैग्नेटिक इंडक्शन शो करते हैं, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न सेम है, दोनों क्यूब पे डिपेंड करते हैं। फिर इसके बाद बात आती है हमारे पास गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, दैट एक मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। किसी भी क्लोज लूप से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमेशा जीरो रहने वाला है। फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो सोलेनॉइड के अंदर फील्ड होती है म्यू नॉट एनआई, मैग्नेटिक इंडक्शन जो इंड्यूस होती है म्यू नॉट एनआईएम, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो, मतलब मैं फिर एक बात कर रहा हूं, इसका जो फॉर्मूला रहने वाला ना H इज इक्वल टू एनआई, मतलब जो फील्ड इंड्यूस कराने के काम आती है उसकी स्ट्रेंथ को क्या बोला जाता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। और जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी उसकी स्ट्रेंथ को क्या बोला जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज बेसिकली इक्वल टू एनआईएम। और आईएम क्या होता है हमारे पास, सरफेस करंट। परमेबिलिटी आपको पता है बी अपॉन एच के बराबर रहेगा। ससेप्टेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी होता है म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। और ससेप्टेबिलिटी क्या होता है, एम अपॉन एच, दैट इज intensity of magnetization to the magnetizing field intensity. Intensity of magnetization to the magnetizing field intensity. Relation between magnetic permeability and susceptibility, that mu r is equal to 1 plus chi m. Mu r is equal to 1 plus chi m. ठीक है, और this is now these are the different materials. ये जो हमारे different materials हैं, अब डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स है इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल्स है फीबली रिपेल होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल फीबली अट्रैक्ट होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। फिर उसके बाद एक्सटर्नल फील्ड में ये मूव करते हैं अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने का मतलब स्ट्रॉन्गर पोर्शन टू वीकर पोर्शन जाएंगे, स्ट्रॉन्गर पोर्शन टू वीकर पोर्शन, वो भी स्लोली, बहुत आराम से, क्योंकि फिबल रिपल्शन होता है। और ये वीकर टू स्ट्रॉन्गर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आते हैं लेकिन स्लोली आते हैं, और ये क्विकली आते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है, ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो करता है। फिर इसके बाद बात करें इनकी ससेप्टेबिलिटी, डायमैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव, पैरामैग्नेटिक की बहुत कम होती है, फेरोमैग्नेटिक की काफी ज्यादा होती है। फिर बात आती है रिलेटिव परमेबिलिटी, इसकी डायमैग्नेटिक की रिलेटिव परमेबिलिटी 1 से कम और पैरामैग्नेटिक की 1 से जस्ट बड़ी होती है, फेरोमैग्नेटिक की काफी ज्यादा होती है, फेरोमैग्नेटिक की काफी ज्यादा होती है। इसके बाद परमेबिलिटी वैल्यू, अगर वैक्यूम की परमेबिलिटी मीडियम से बड़ी हो जाती है तो डायमैग्नेटिक, अगर मीडियम की परमेबिलिटी वैक्यूम से ज्यादा हो जाती है तो पैरामैग्नेटिक, अगर मीडियम की परमेबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है वैक्यूम से, दैट इज फेरोमैग्नेटिक। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते, फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और पैरामैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो हमारे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक है वो इस तरह से शो नहीं करते, जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इस तरह से शो करता है। ठीक है, ये सॉलिड लिक्विड और गैसेस किसी में भी हो सकता है, ये भी सॉलिड लिक्विड और गैसेस किसी में भी हो सकता है, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है नॉर्मली सॉलिड्स होते हैं। एग्जांपल आपके सामने, ये बिस्मथ, कॉपर, लेड, ये सारे एग्जांपल है डायमैग्नेटिक के। एल्यूमिनियम, सोडियम, ये आपके एग्जांपल आ जाएंगे पैरामैग्नेटिक के। आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये आपके एग्जांपल आ जाएंगे डायमैग्नेटिक के, सॉरी फेरोमैग्नेटिक के। तो भाई ये पूरा चैप्टर आपका सिर्फ 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो गया। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जनाब अब फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसे 10 मिनट फॉर्मूला शीट, 1 शॉट रिवीजन, और फिर उसके बाद रैपिड 1 शॉट रिवीजन, उसके बाद पीवाईक्यू सीरीज सारी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। फटाफट से पढ़ लो, स्ट्रेटेजीज आपके लिए आ रही हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से पढ़ो। मिलते हैं अगले 1 शॉट, मतलब अगली फॉर्मूला शीट के अंदर। थैंक यू सो मच।